हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स को पिक करके मैं उस पे आपको जवाब देती हूँ जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जिन्हें मैंने पिक किया है और हम उस पे एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना पूरी चर्चा सुनने के लिए। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की नेक्स्ट फ्राइडे, हो सकता है उसमें आपका कमेंट भी पिक हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। फर्स्ट कमेंट है, मैम आई वांट टू आस्क, आई एम नॉर्मल बॉय एंड हैव अ गर्लफ्रेंड टू, बट आई वांट टू आस्क व्हेनेवर आई थिंक अबाउट नेक्स्ट लाइफ और रीबर्थ, सो देन आई वांट टू बी अ फीमेल, व्हाई सो। अब देखिए, इसका जवाब तो आई थिंक आपकी खुद के अंदर ही छुपा है और आप थोड़ा सा इस बारे में सोचेंगे तो शायद आप इसका पता भी लगा पाए। हो सकता है आपका जो बचपन रहा है या अभी से पहले की जो लाइफ रही है उसमें आपने फीमेल्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हो, उनके साथ एम्पैथी रखी हो, या फिर उनकी लाइफ को देख के आपको ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ मुझे जीनी है। सो कुछ भी ऐसा हो सकता है कि फीमेल्स के रिगार्डिंग आपके अंदर एम्पैथी है और जिसकी वजह से आप ऐसा सोचते हैं कि आप भी उनके जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। सो मे बी दैट। एंड अगर आपको एग्जैक्ट में इसका एनालिसिस करना है तो ऐसे में आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं। वो आपके दिमाग में डीप डाइव करके पता लगा पाए कि एग्जैक्ट रीजन क्या है इसका। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय शिवानी, शिवानी है मेरा नाम। You share very genuine and knowledgeable information that's why I like and watch every of your video. I have a question to ask. सबसे पहले थैंक यू सो मच और आइए अब आपका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Is it okay for adult men to use oil massage on penis area? अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है कि इजैकुलेशन नहीं आता है, तो ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए पीनिस मसाज बताया जाता है। और आपने ये भी पूछा है कि कौन-सा ऑयल उसके लिए सही रहेगा। वैसे तो मसाज ऑयल आते हैं, आप उसमें से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेफ रह के चलना है कि पता नहीं उन ऑयल के साइड इफेक्ट ना हो जाए या कुछ नहीं, तो सेफ बॉडी ऑयल तो कोकोनट ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपने और भी चीज़ें पूछी हैं कि कीगल एक्सरसाइज वर्क करती है या नहीं, एंड पंप के बारे में भी आपने पूछा है, एंड ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए काम करती है या नहीं। देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। एंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्विकली इरेक्शन आ जाएगा जब आपको एक्साइटमेंट होगी अंदर से। लेकिन जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता वो इन सारी चीज़ों से ठीक हो सकती है, बिकॉज़ प्री मैच्योर इजैकुलेशन का ब्लड सर्कुलेशन से कोई लेना-देना नहीं है। उसमें आप कितने हाई पे हो, कितना आप होल्ड कर पाते हो, एंड आई थिंक उसका ज़्यादा रोल उसमें होता है। तो अगेन आपने लास्ट में भी पूछा है मुझसे कि क्या इसके लिए किसी एंड्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। सो जी हाँ, आप कर सकते हैं एंड्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल प्रॉब्लम। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। नमस्ते मैम, मैं एक 22 साल का लड़का हूँ। मुझे ये पूछना था, सॉरी अगर लैंग्वेज थोड़ी सी डर्टी हो तो, पर जैसे मैं ये सोचता हूँ कि कोई फीमेल अगर प्यार और रिस्पेक्ट दे तो मतलब उसे सेक्स की नीड ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? प्यार और केयर अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट अलग चीज़ है और सेक्स की नीड अलग चीज़ है। मतलब हमारी बॉडी में कुछ हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं और कुछ हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स या मेंटल नीड्स उनको बोल सकते हैं कि हमें कोई प्यार करे, हमें वैल्यूएबल फील कराए, हमें स्पेशल फील कराए, हम किसी की लाइफ में स्पेशल वन हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके मेंटल वेलबींग के लिए ये आपकी ज़रूरत होती है कि आप एक मेंटली एक हैप्पी प्लेस पे रहो। और फिजिकल नीड्स की जहाँ पे बात है, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, प्रॉपर नींद लेना, उसमें से ही एक टाइम पे आपके हॉर्मोन्स आपके ऊपर थोड़ा-सा हावी होते हैं और जिसके चलते उन हॉर्मोन्स के रिएक्शन के चलते आपको सेक्स की नीड होती है या अर्ज होती है। और अगर आपको आगे चल के अपना फैमिली बनाना है, बच्चे पैदा करने हैं और अपने हस्बैंड के साथ
एक लाइफ आगे बढ़ानी है तो उसमें भी हस्बैंड वाइफ का एक सेक्सुअल रिलेशन अच्छा रहे, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी हो, बाकी चीजें भी जरूरी हैं लेकिन ये भी उसका एक पॉइंट हो सकता है कि ये भी अच्छा रहे। आगे आपने जो पूछा है, इज इट ट्रू? मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब आप ऐसे कहती हैं कि ओरल एनल मतलब मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूं कि एक विमेन ऐसा कैसे कर सकती है। हेल्प मी, अगर आप अपना बेटा समझिए, भाई समझिए, एक्सप्लेन करिए, थैंक यू। देखिए, जब मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, चाहे सेक्स के बारे में हो और किसी भी तरह की इंटीमेसी के बारे में हो, ये वाले तरीकों के बारे में हो, ओरल, एनल, तो क्या मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं, मैं लड़के-लड़की दोनों एंड एज़ अ कपल आपका जो रिलेशन है, अगर आप ये चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उन्हें सेफली कैसे कर सकते हैं, उस बारे में बात करती हूँ। मेरी वीडियोज़ का मतलब कहीं से भी ये बताना नहीं है कि आप ये करो ही करो। आप अगर मेरी ये वाली वीडियोज़ देखोगे तो उनमें मैंने क्लियरली समझाया हुआ है। एंड हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप सिर्फ एक फीमेल पे ही क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब अगर कोई फीमेल कर रही है तो ऑब्वियसली उसका हस्बैंड भी कर रहा है। आप हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि कुछ कपल ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ये हर किसी के अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग है या उनको कुछ नया एक्सप्लोर करना है, अपनी इंटीमेसी को उनको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, सो ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और ये तो मैं कई बार मेंशन कर चुकी हूँ कि अगर आप कुछ भी नया ट्राई कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, एनल है या ओरल है, तो उसमें दोनों ही पार्टनर की सहमति होनी चाहिए। दोनों ही पार्टनर एक-दूसरे को ये प्लेज़र दें, ना कि ये सिर्फ़ कि एक ही पार्टनर दे रहा है और एक ही पार्टनर रिसीव कर रहा है। सो इट्स बिटवीन द कपल कि वो क्या करना चाहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को सेक्स से भी प्रॉब्लम होती है, एसेक्सुअल लोग भी होते हैं कि उनको सेक्स से ही नफ़रत होती है, घिन आती है। तो क्या वो गलत है? नहीं ना। बहुत सारे ऐसे कपल हैं एंड मोस्टली लोग सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं एज़ अ कपल और वो नॉर्मल रहते हैं। तो अगर कोई एसेक्सुअल पर्सन है, उसको ऐसा लगेगा पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग एंड मे बी आपको ये चीज़ें ठीक ना लगे, सो इट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर कोई और कर रहा है, तो हम उसे बस इतना कह सकते हैं कि आप इसे सेफली करो। मेरी वीडियोज़ भी सिर्फ़ इसी बारे में हैं कि अगर आप एनल कर रहे हो या ओरल कर रहे हो, तो वो आप सेफली करो। उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको पता हो, क्या प्रिकॉशन रखनी है ये आपको पता हो। और ऐसा नहीं है कि मैं अननेचुरल सेक्स को यहाँ पे बढ़ावा दे रही हूँ या कोई फीमेल करती ही नहीं है या अगर कोई फीमेल इसमें कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो जो उसका हस्बैंड है या अदर लोग हैं वो उसको जज करें कि अरे तुम कैसे कर सकती हो? अरे भई ये कपल के बीच की बात है, वो आदमी भी तो कर रहा है, तुम उस हस्बैंड को क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हो? तो इसमें विमेन कहाँ से मतलब एक क्वेश्चनेबल उसमें आ गई। और एज़ अ कपल भी अगर आपको किसी को क्वेश्चन करना है तो भी इट्स इट्स बिटवीन देम, ये उन दोनों के बीच की बात है, उनके बीच की पर्सनल चीज़ है कि वो क्या एक्सप्लोर करें बिटवीन देम। ठीक है? आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ आपको। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। मेरा सवाल है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान मेल का फेनुलम ब्रीव का टूटना कंपल्सरी होता है या मिथ है? और यदि ये टूट जाता है तो उस दौरान ब्लड रोकने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट इंटरकोर्स में? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है सबका टूटे, ये एक कंडीशन है जो आपने मेंशन करी फ्रेनुलम ब्रीव, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है और ये उन लोगों को होती है जिनका फ्रेनुलम थोड़ा छोटा होता है, उनकी उनकी स्किन थोड़ी छोटी है और अगर इरेक्शन उनको जब आएगा तो इरेक्शन नहीं ईज़िली आ पाएगा। उस समय आपको पेन हो सकता है और आपको ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, स्किन कट फट सकती है। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये सबके साथ नहीं होता है। और अगर आपको चेक करना है अपने फर्स्ट टाइम से पहले कि ये कंडीशन आपको है या नहीं है। सेम वे में ये वाला क्वेश्चन उन लोगों का भी होता है जिनको फिमोसिस की प्रॉब्लम है या पैराफिमोसिस की प्रॉब्लम है, तो सबको ही मैं ये गाइड करती हूँ कि आप पहले से थोड़ा चेक कर लें और आई थिंक सब चेक ही कर लेते हैं पहले से ही कि पहले अगर आप कुछ ऐसा देखोगे या कुछ ऐसे विचार मन में लाओगे, कुछ फैंटेसाइज़ करोगे तो आपको इरेक्शन आता है। और इरेक्शन आपको ठीक से आ रहा है या नहीं, आप मैस्टरबेशन जब करते हो तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि जो स्किन है उसका मूवमेंट ठीक है या नहीं। जब आप इवन वॉशरूम में भी जाके खुद को क्लीन करते होगे, तो उस टाइम पे भी आप चेक कर पाओगे कि स्किन जो है वो ठीक से मूव कर रही है या नहीं है। सो इन चीज़ों से आप पहले से पता लगा सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि स्किन से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है, स्किन ज़्यादा बड़ी है
स्किन ज़्यादा छोटी है, इस तरीके का है कि इरेक्शन के टाइम पे आपको पेन हो रहा है या ब्लीडिंग जैसी हो गई है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं, उनसे आप चेक करा सकते हैं और फर्स्ट टाइम से पहले ही समस्या से निकल सकते हैं, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शादी के बाद पेरेंट्स वर्सेस वाइफ को कैसे बैलेंस करें? आई मीन जैसे पेरेंट्स अगर बाहर आने जाने को मना करें वाइफ के साथ या और कोई पर्सनल चीज में इंटरफेयर करें, तो उस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए जैसे पेरेंट्स को भी हर्ट ना हो और वाइफ को भी नहीं ये लगे कि पेरेंट्स के कहे पे चल रहे हैं। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या हबी को वाइफ की बातें माननी चाहिए सारी शादी के बाद? बिकॉज अगर ना मानो तो फिर वो नाराज होती है, इंटीमेसी में इश्यू आएगा। देखिए, मैं एक-एक करके आपको रिप्लाई देती हूँ। पहली बात तो आपने जो पूछा कि बैलेंस कैसे करें, और ऐसे अगर पेरेंट्स हैं कि जो इंटरफियर ज़्यादा कर रहे हैं या आपके ऐसी चीज़ों में घुस रहे हैं जो एक कपल का डिसीजन होना चाहिए कि हमें अलोन टाइम कैसे स्पेंड करना है, आपको अलोन टाइम नहीं स्पेंड करने देना है। तो एज़ हस्बैंड आपको यहाँ पे थोड़ा-सा स्टैंड लेना पड़ेगा कि भई अभी मेरी आपने शादी कराई है या मैंने शादी करी है, तो उस वाइफ को मुझे टाइम देना पड़ेगा ना। और पेरेंट्स को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए, जो कि बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं कि भई तुमने उसकी शादी खुशी-खुशी करा दी। अब वो शादी में अपनी आगे खुशियाँ जब ढूँढ रहा है, अपनी वाइफ के साथ वो एक बॉन्ड बनाने का ट्राई कर रहा है, तो प्रॉब्लम भी आपको हो रही है, तो भई ऐसे में तो फिर आप शादी कराते ही नहीं, उसको बस अपना ऐसे ही बैचलर बेटा बना के रखते। तो ये वाली चीज़ गलत होती है पेरेंट्स की। एंड कोई भी लड़का अगर अपने पेरेंट्स की ऐसी फालतू चीज़ों में सपोर्ट करता है, तो वो भी गलत है। आपको अपनी शादी की ज़िम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। अगर आप किसी को शादी करके लेके आए हो, तो उसकी इमोशनल नीड का भी आपको ख्याल रखना है, फाइनेंशियल नीड का भी ख्याल रखना है, फिजिकल नीड का भी ख्याल रखना है। एंड ये दोनों तरफ से होता है, वाइफ को भी रखना होता है। लेकिन हस्बैंड की थोड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसलिए हो जाती है कि उसके पास तो अपने बाकी के सारे रिलेशन अभी हैं ना, वो पेरेंट्स के साथ में रह रहा है, लेकिन वाइफ के लिए सब कुछ नया है। तो ऐसे में हस्बैंड थोड़ी-सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखा लेगा, थोड़ा-सा कोशिश कर लेगा अपनी तरफ से अपनी वाइफ के साथ वो कंफर्टेबल हो, अपनी वाइफ के साथ उसका एक अच्छा केयरिंग रिश्ता बने, तो उसमें प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए किसी को। और किसी को हो रही है, तो ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो उनको समझाए कि ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है? और जहाँ तक आपने ये वाली बात बोली कि बाहर जाने में अगर प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को, तो देखिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि जब मैं और मेरे हस्बैंड इन-लॉज़ के साथ में रहते थे मेरे, तो हम ये मेक श्योर करते थे कि उनको कुछ वैसी प्रॉब्लम ना हो कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम है। जैसे कि हम उनको देर रात तक अगर बाहर हैं तो जगा नहीं रहे अननेसेसरी कि वो जगे बैठे हैं कि हम लोग कब आएँगे। हम उनको बोलते थे कि आप हमारा वेट मत करना, हम चाबी लेके जा रहे हैं। सो ऐसी हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं उनके लिए। जहाँ तक खाने की बात है, या तो आप उनके लिए कुछ लेते आइए या फिर जो बहू है वो उनके लिए कुछ कुक कर दे या बेटा-बहू मिलके। अब तो ये कॉमन हो गया है, ये कहना भी आजकल गलत हो गया है कि सिर्फ़ लड़की के ऊपर ही ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कुकिंग वगैरह की। आप उनके डिनर की टेक केयर कर लो कि या तो उनके लिए अवेलेबल हो घर पे ही बना हुआ या फिर आप बाहर से ले आओ, डिपेंड्स अपॉन कि वो क्या चाहते हैं। उनकी भी इसमें मर्ज़ी पूछ लो कि हमारा ऐसे-ऐसे प्लान है, अब आप बताओ आपके डिनर का कैसे करना है, या ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ, 1-2 ऑप्शन दे दो। कई बार पेरेंट्स थोड़े नानुकुर करेंगे, ज़बरदस्ती में टेंट्रम दिखाएँगे, लेकिन अगर थोड़ा-सा आप ज़िद करके और उनको चीज़ें कर दो ना, तो खुश भी बहुत जल्दी हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा उनकी तरफ से भी सोचो। और जो लड़का है, जो आपने पूछा कि वो बैलेंस कैसे बनाए, तो वो ऐसे ही बैलेंस बना सकता है कि ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स को भूल जाए अपनी वाइफ के चक्कर में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक पेरेंट्स का बेटा बन के रहे और वाइफ की तरफ कोई उसकी ड्यूटी नहीं है, कोई मतलब बॉन्ड ही नहीं बनाने की वो कोशिश कर रहा है। और जो आपने बाद में पूछा कि कितनी बात माननी चाहिए? आपके अंदर खुद का दिमाग है ना, बस उस दिमाग को थोड़ा-सा लगा के, अपने इमोशंस को थोड़ा लगा के सोचिए कि वाइफ जो कह रही है, वो सही है या गलत है? अगर उसकी बात सही है, तो डेफ़िनेटली उसकी बात मानिए और उसका साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो कुछ सही नहीं है, तो ऐसे में उससे बात कीजिए। सीधा नकार देने से कि नहीं तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, ऐसे नहीं होगा, तो वो चीज़ गलत होती है। लेकिन अगर आप शुरू से ही ऐसे बन के चलोगे कि अगर हमारे मतभेद हो रहे हैं, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हम बैठ के उस पे बात कर सकते हैं। दोनों लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और बात करके हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप शुरू से ही ओपन कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप करने की कोशिश करोगे।
नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम मुझे अडल्ट इंडस्ट्री से बहुत सारे डाउट हैं। मैं पहले भी पूछा था आपसे, क्वेश्चन है कि वीडियो में जैसे दिखाया जाता है मौन, वो रियल लाइफ में होता है क्या? थोड़ी सी नॉलेज तो है मुझे कि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा होता है, बट वीडियो की एक्ट्रेस की तो पहली बार बिल्कुल नहीं है, वो मौन क्यों करते हैं? देखिए, जो मौनिंग अगर कोई कर रहा है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दर्द से चिल्ला रहा है। ज़रूरी क्या, वो दर्द से नहीं चिल्ला रहा होता है, वो एन्जॉयमेंट में अपना एक्सप्रेस कर रहा होता है। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि अडल्ट वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा ओवर करके चीज़ें दिखाई जाती हैं, और ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है इवन, कि हर चीज़ ही वहाँ पे ओवर करके दिखाई जाती है, आपको स्टिमुलेट करने के लिए, आपको एंगेज करने के लिए, उस पूरी चीज़ को आपके लिए एक्साइटमेंट बनाने के लिए, तभी तो आप बार-बार देखने जाओगे, और तभी तो लोगों को इतना एडिक्शन हो जाता है इन चीज़ों का, तो वहाँ पे ओवर करके दिखाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मॉर्निंग मतलब कि जो भी कर रहा है वो मॉर्निंग, वो उस प्रोसेस को एन्जॉय कर रहा है, वो एक धीरे-धीरे करके हायर लेवल तक पहुँच रहा है। जनरली विमेन मोर्न करती हैं रियल लाइफ में भी, और वो तब करती हैं जब उनको उस प्रोसेस में, जो भी आप कर रहे हो, जिस भी तरीके का आप इंटीमेसी में हो, उसको वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही हैं। और जब लड़कियों को ऑर्गेज़्म होता है, तब वो शायद और ज़्यादा एक्सप्रेस करें आपको मौन करके। और जो आपने फर्स्ट टाइम की बात कही, दैट्स नॉट मोर्निंग। फर्स्ट टाइम में कई बार लड़कियों को पेन फील होता है, क्योंकि आदत नहीं होती है, वजाइना थोड़ी टाइट रहती है, वॉल्स जो है वजाइना वॉल्स वो टाइट रहती हैं, थोड़ी डरी हुई लड़कियां रहती हैं, नर्वस रहती हैं, उस सब की वजह से कई बार फर्स्ट टाइम में करने से ईज़ी नहीं होता है वो। सो पेन एंड मोर्निंग 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, और ये जो फर्स्ट टाइम वाला पेन है, इसका भी लोगों का अलग-अलग मतलब थ्रेशोल्ड होता है, कि किसी को कम हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है, कोई बर्दाश्त कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, उसकी बस दर्द से चीख निकल रही है, या दर्द से वो कुछ साउंड कर रही है, जैसे दर्द होता है जब हम जो साउंड करते हैं, तो उस तरीके का वो शो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एक बेबी हो गया है, सी सेक्शन होके डिलीवरी भी हो गया है, और बेबी 1 ईयर का हो गया है, बट रिलेशनशिप बनाने में पेन होता है, ऐसा क्यों? इसके बारे में बताएं आप। देखिए, मैंने इस पे रिप्लाई किया था कमेंट पे कि डॉक्टर से चेकअप करवा लो। देन अगेन इन्होंने पूछा है कि नहीं, आप भी कुछ रीजन बता दो। तो देखो, रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाने को इसीलिए बोला था कि सी सेक्शन हुआ है, तो कुछ ऐसा रीज़न तो नहीं है कि कुछ इंटरनल कुछ टाँके वग़ैरह में प्रॉब्लम हो, या मतलब कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, जो ऑपरेशन हुआ है उससे रिलेटेड। सो इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक बार आप चेक करा लो। बाकी अगर आप खुद से पहले चेक करना चाहते हो कि और क्या रीज़न है, तो इसमें मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि इंटरकोर्स के दौरान अगर पेन होता है, और हम यहाँ पे डिलीवरी हुई है, बेबी हुआ है, इस सबको भी साइड में रखते हैं। अगर आपको कोई भी हो, जो इंसान ये वीडियो देख रहा है, अगर आपको इंटीमेट टाइम में प्रॉब्लम हो रही है, पेन फील हो रहा है, तो वो सब उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे कारण डिस्कस करे हैं कि क्या-क्या कारण पॉसिबली हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उस वीडियो का लिंक दूँगी, आप इसे देख लो। और अगेन मैं बोलूँगी कि एग्ज़ैक्ट रीज़न पता करने के लिए आपको गायनेक को दिखा लेना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये मेरा नहीं, एक दूसरे का सवाल है। ओके। अगर पहले से लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, माँ-बाप ने शादी करा दी, बाद भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं बल्कि लड़कों में है, तो क्या कैसे ठीक होगा? देखो भाई, ये कोई बीमारी तो है नहीं कि इसको ठीक किया जाए, और अगर ऐसा था, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब आप उस समय तो प्रेशर में आ गए, माँ-बाप ने ज़बरदस्ती करा दी, तो अब अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हो कि शादी को कंटिन्यू नहीं रखोगे, या वाइफ को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, वाइफ अपने मन में ऐसा सोच रही है कि भाई पता नहीं ये आदमी मुझसे खुश क्यों नहीं है, ये इंसान मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, या आपकी लाइफ में आगे जब इश्यूज होंगे, जैसे कि आप दोनों आपस में कंफर्टेबली बात नहीं कर पाते हो, या कोई सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं है, तो ऐसे में आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी ये वाली फीलिंग इतनी स्ट्रांग है, और आप नहीं अपनी वाइफ के साथ कुछ भी क्रिएट कर पा रहे हो आगे, अपनी एक मैरिड लाइफ, तो उसको सब सच बता दो, एंड देन डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दो कि वो क्या चाहती है। और दूसरा, या तो आपकी वो अगर फीलिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, आप उनको हैंडल कर सकते हो,
तो देन हैंडल करो एंड एक हस्बैंड की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको आप अच्छे से निभाओ, क्योंकि आपने जब पहले शादी से पहले उतना स्ट्रांग नहीं स्टैंड लिया, तो अभी फिर आपको जो आपने पाथ चूज किया उस पे चलना चाहिए और पूरी ईमानदारी से चलना चाहिए। और अगर नहीं चल पा रहे हो आप, अब आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो रही है, तो जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले अपनी वाइफ को सब सच बताओ एंड देन दोनों मिलके डिसाइड करो, और मोस्टली तो ये उसका ही डिसीजन होना चाहिए कि वो ये सब जानने के बाद क्या करना चाहती है। तो यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे, एंड ये वीडियो इतनी मुश्किल से कंप्लीट कर पाई हूँ ना मैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कभी लाइट चली गई, अभी एसी बंद हो गया, लाइट चली गई है तो एंड इतनी ज़्यादा खटपट हो रही है मेरे ऊपर वाले फ्लैट में, तो इतनी मुश्किल से ये वीडियो शूट हुआ है, पूरा 1 घंटा हो गया, मुझे बार-बार ब्रेक्स लेने पड़े एंड आई होप कि ये वीडियो जब फाइनलाइज़ हो ड्यूरिंग एडिटिंग मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर पाऊँ और अच्छे से एडिट कर पाऊँ, और इसीलिए इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक थम्स अप करके लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और ढेर सारे कमेंट करते रहें ताकि हमारी ये कमेंट चर्चा सीरीज़ आगे ऐसे ही बढ़ती रहे। आप मेरे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।